गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंद्रजीत कौर ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट से फिर से आई हूँ आपके लिए एक क्लास लेकर। पिछले हमने लेक्चर में किया था भाषा क्या होती है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी के बारे में। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है हिंदी शब्द। हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है फारसी से। हिंदी शब्द लिया गया है फारसी से, यानी हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन दूसरा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। यहाँ आपको उत्पत्ति लिखा आ सकता है, आपको यहाँ उद्गम लिखा आ सकता है, उद्भव लिखा आ सकता है, तो इसका एक ही उत्तर है संस्कृत। तीसरा प्रश्न आता है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, और एक आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी भाषा का विकास कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास माना जाता है लगभग 1000 ईस्वी से। ठीक है, अब आ गया हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम सबसे पहले थी हमारी संस्कृत जिसे हमने वैदिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात इसमें वेदों की रचना, हमारे शास्त्रों की रचना हुई है। तो संस्कृत को हम वैदिक भाषा भी कहते हैं, और संस्कृत को या फिर हम लिखते हैं कि शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर संस्कृत से आई पाली, महात्मा बुद्ध की भाषा। पाली में सारा बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। पाली के बाद आई प्राकृत, जिसको जैन साधुओं ने अपनाया, जैन साहित्य की रचना हुई प्राकृत से। फिर प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। हिंदी और प्राकृत के बीच की अवस्था है अपभ्रंश। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अवस्था अगर लिखा है तो भी अपभ्रंश, हिंदी की पूर्व अवस्था लिखा है तो भी अपभ्रंश, यानी प्राकृत और हिंदी के बीच सेतु का पुल का कार्य किया अपभ्रंश ने। और उसके बाद आई हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। कई बार क्या होता है हिंदी में ईस्वी की जगह आपको लिखा आ सकता है विक्रमी संवत। हिंदी में ईस्वी की जगह आपको लिखा आता है विक्रमी संवत। विक्रमी लिखा है। ठीक है, विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57 BC से। ठीक है, ईसा पूर्व से। इसलिए अगर आपको विक्रमी संवत में लिखा आया और आपको याद है ईस्वी से, तो अगर ईस्वी में हम विक्रमी संवत 57 जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा विक्रमी संवत, और अगर विक्रमी संवत से हम 57 माइनस कर देंगे तो वो ईस्वी, क्योंकि विक्रमी संवत 57 BC से शुरू हुआ था, और ये हमारा जो है ईस्वी इससे 57 साल आगे चलता है। ठीक है, जैसे अब हमारा चल रहा है 2023 ईस्वी, इसको हमने विक्रमी संवत में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 57 ऐड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा 2080 विक्रमी संवत। क्लियर है विक्रमी संवत और ईस्वी का अंतर। अब आ गया हिंदी का मानक रूप, यानी हमारी सरकार ने कामकाज के लिए या किताबों में जो हमारा प्रिंट होती है, बुक्स हमारी पुस्तकें छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं, तो हिंदी के किस रूप में? खड़ी बोली के रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, और सल्तनत काल में इनको नाम दिया गया अमीर खुसरो। और अगर आपको प्रश्न आता है कि खड़ी बोली के आधुनिक कवि कौन है, तो खड़ी बोली के आधुनिक कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय भाषाएं किस परिवार से संबंधित हैं? तो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं भारोपीय परिवार से संबंधित हैं।
भारत और यूरोप को मिलाकर बना भारोपीय, इंडो यूरोपियन। फिर आता है एक हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार अर्थात दक्षिण भारत की भाषाएं। तो कितनी भाषाओं को दक्षिण भारत की भाषाएं माना जाता है? 4 भाषाएं हैं जिन्हें हम दक्षिण भारतीय भाषाएं कहते हैं। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये 4 मानी जाती हैं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हिंदी को हम क्या कहते हैं? हिंदी को हम कहते हैं राष्ट्रभाषा भी हम हिंदी को कहते हैं और हिंदी को राजभाषा भी माना जाता है। हिंदी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, और हिंदी को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? राजभाषा भी कहा जाता है। अब आता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। तो राष्ट्रभाषा की परिभाषा हम क्या देंगे? बहुसंख्यकों की भाषा। राष्ट्रभाषा को हम क्या कहते हैं? बहुसंख्यकों की भाषा। अर्थात हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इसलिए इसे बहुसंख्यकों की भाषा कहा जाता है। परंतु हमारे संविधान में इस चीज का कहीं वर्णन नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी देश है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। क्लियर है? परंतु राष्ट्रभाषा अर्थात बहुसंख्यकों की भाषा। भारतीय संविधान के अनुसार ये कहीं नहीं लिखा गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। क्यों? क्योंकि भारत बहुभाषी देश है। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम क्या लिखते हैं? बहुसंख्यकों की भाषा मानी जाती है। लगभग 60 से 70 करोड़ भारतीयों की भाषा हिंदी मानी जाती है। और हिंदी क्या है? विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तीसरे नंबर पर बोली जाती है विश्व में हिंदी। विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है हिंदी। पहले नंबर पर क्या आता है? पहले नंबर पर आती है मंडेरियन। मंडेरियन यानी चीनी भाषा। विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है मंडेरियन। दूसरी बोली जाती है अंग्रेजी, हमारी इंग्लिश को हमने स्वीकार किया है अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में। और तीसरी आती है हिंदी। विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। क्लियर है?
अब आ गया राजभाषा। राजभाषा मतलब राज के कामकाज की भाषा। राज के कामकाज की भाषा। भारत के 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। अगर आपको प्रश्न आता है कि हिंदी के कितने क्षेत्र हिंदी भाषी हैं, भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है, तो भारत के 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। भारत के 10 राज्य जो है हिंदी भाषी माने जाते हैं। कौन कौन से हैं ये 10? सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद हो गया हरियाणा। हरियाणा के बाद आ गया राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर हमारा आता है मध्य प्रदेश। तो भारत के 10 राज्य हिंदी भाषी माने जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 10 राज्यों की राजभाषा मानी जाती है हिंदी। अब आता है कि हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया। तो हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 संविधान की अनुसूची 8वीं अनुच्छेद 343A के अनुसार हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है 343A और अनुसूची है 8वीं। और लिपि स्वीकार की गई देवनागरी। लिपि कौन सी स्वीकार की गई? देवनागरी। और जो एक दूसरी भाषा काम करने के लिए चुनी गई, दूसरी भाषा के तौर पर चुना गया अंग्रेजी को। अधिकतर जो साउथ इंडियन स्टेट थी, दक्षिण भारतीय राज्य थे, उन्होंने हिंदी में काम करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें दूसरी भाषा प्रदान की गई इंग्लिश। पर ये जो प्रबंध था इंग्लिश का दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ये रखा गया था कि 15 वर्ष तक हम दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे और 15 वर्ष पश्चात अंग्रेजी को हटाकर पूरी तरह हिंदी लागू कर दी जाएगी। पर ऐसा नहीं हो सका। फिर क्या हुआ? 15 वर्ष बाद क्या किया गया? 26 जनवरी 1965 को क्या हुआ? यही निर्णय दोहराया गया कि हमारी राजभाषा
किसको लिखेंगे? हिंदी को। 14 सितंबर 1949, अनुसूची 8वीं, अनुच्छेद 343A और राजभाषा हिंदी। राजभाषा हमारी होगी हिंदी। लिपि देवनागरी, अंग्रेजी दूसरी लैंग्वेज काम करने के लिए, परंतु अंग्रेजी का प्रबंध या ये प्रबंध था जो ये 15 वर्ष तक किया गया था कि 15 वर्ष बाद इंग्लिश को खत्म करके हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 26 जनवरी 1965 को यह निर्णय दोहराया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम होगा। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो हम उत्तर देंगे 14 सितंबर 1949। ठीक है, परंतु अगर पेपर में 14 सितंबर वाला ऑप्शन नहीं है, तब हम ऑप्शन देंगे 26 जनवरी 1965। अगर ध्यान रखना है 14 सितंबर का ऑप्शन नहीं है, तो हम देंगे 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर क्या है? 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। कौन सा हिंदी दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्लियर है? आई होप सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर राष्ट्रभाषा आयोग की स्थापना की गई। किसकी? राजभाषा आयोग। तो आपको प्रश्न आता है राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? तो राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी 1955 में। राजभाषा आयोग की स्थापना की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और हमारा पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। बाल गंगाधर खेर जो थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर? राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। और राजभाषा संबंधी अनुच्छेद हैं। राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, भारत में राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, राजभाषा के बारे में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351 तक। क्लियर है? अब आगे आता है हमारे संविधान में किन अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंकों के किस रूप का प्रयोग हमारे संविधान में किया जाता है? तो देखो, एक तो होते हैं देवनागरी के अंक। देवनागरी के अंक कौन से हैं? ये हमारे क्या है? देवनागरी के या हिंदी के अंक है। ठीक है, पर हमारे संविधान में इन अंकों का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में अंकों का प्रयोग किया गया है ये अंक। ये अंक क्या है हमारे? ये हमारे अंक हैं अंतरराष्ट्रीय अंक। तो अगर आपको प्रश्न आता है कि संविधान में अंकों का कौन सा रूप मान्य है, तो संविधान में अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य है। संविधान का कौन सा रूप मान्य है? अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य है। क्लियर है? संविधान में अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य है। और भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश।
भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ कौन सा? आंध्र प्रदेश। और ईयर है 1953। क्लियर? अब हिंदी को क्षेत्र के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्षेत्र के आधार पर हिंदी को 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी के कितने वर्ग हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी के 5 वर्ग हैं, 5 क्षेत्र हैं। हिंदी के क्या है? 5 वर्ग। 5 वर्ग या हिंदी को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी, और इन 5 वर्गों के अंतर्गत 18 बोलियों को मान्यता दी गई है। ठीक है? अब आपके 3 प्रश्न बन गए। संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आधिकारिक भाषाएं हैं 22। हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? हिंदी को 5 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है? और बोलियां कितनी मान्यता प्राप्त है? 18 बोलियां मान्यता प्राप्त हैं। पहले आता है पूर्वी क्षेत्र, फिर आता है पश्चिमी क्षेत्र वर्ग, फिर आता है राजस्थानी वर्ग, फिर हमारा आता है बिहारी वर्ग, बिहार के क्षेत्र का, और फिर आता है पहाड़ी वर्ग। पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, बिहारी वर्ग के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में क्या आ जाती हैं? कौन सी 3 बोलियां आ जाती हैं? पहली आती है अवधी, दूसरी आती है बघेली, और तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां आती हैं पूर्वी वर्ग के अंदर। फिर आती है पश्चिमी वर्ग। पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पहली आती है ब्रज, दूसरी आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली को दूसरा नाम दिया गया है कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली, राजस्थान, मेरठ वाले एरिया में ये बोली जाती है अधिकतर। तीसरी आती है हरियाणवी। हरियाणवी को और क्या बोला जाता है? बांगड़ू, बांगड़ या बांगरू हरियाणवी को। चौथी आती है कनौजी, कनौज वाले क्षेत्र की बोली, और फिर आती है बुंदेली, बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत 5 बोलियां ब्रज, खड़ी बोली जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, हरियाणवी जिसको हम बांगड़ू के नाम से जानते हैं, कनौजी और बुंदेली। और राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत 4 आती हैं। पहली आती है मारवाड़ी, जो कि सबसे अधिक बोली जाती है राजस्थान में। दूसरी आती है मेवाती, तीसरी आती है मालवी, और चौथी आती है जयपुरी। चौथी कौन सी आती है? जयपुरी। और जयपुरी को एक और नाम से जाना जाता है, जयपुरी को माना जाता है ढूंढानी। जयपुरी को ढूंढानी नाम से भी बुलाया जाता है। क्लियर?
फिर आती है बिहार क्षेत्र की। बिहार क्षेत्र की में सबसे ज्यादा बोली जाती है भोजपुरी। भोजपुरी के बाद आती है मैथिली, और मैथिली के बाद आती है मगही। तो बिहार क्षेत्र की 3 बोलियां भोजपुरी, मैथिली, मगही, सबसे अधिक प्रयोग होता है भोजपुरी का। और फिर आती है पहाड़ी क्षेत्र की। पहाड़ी क्षेत्र की पहली आ गई गढ़वाली, गढ़वाल की भाषा। दूसरी आ गई कुमाऊनी, और तीसरी आ गई नेपाली। तो हिंदी के 5 वर्ग, जिसके अंतर्गत 18 बोलियां पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी क्षेत्र की हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की 3 ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, पौरवी और बुंदेली। और राजस्थानी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और ढूंढानी। और बिहार क्षेत्र की 3 बोलियां भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी सबसे अधिक बोली जाती है। फिर आ गई पहाड़ी, पहाड़ी में आ गई 3 गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। और आपको एक प्रश्न पूछा जाता है किस भाषा का प्रयोग, किस बोली का प्रयोग सबसे अधिक समय तक कविताएं लिखने के लिए हुआ? तो कविताएं लिखने के लिए सबसे अधिक प्रयोग हुआ ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा में सबसे लंबे समय तक कविताएं लिखी जाती रही हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और फिर जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में।